हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम न्यूज़ कवर करते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में ही कवर करते हैं। अब फटाफट देखते हैं। विच बैंक हैज़ फाइनलाइज्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एस कृष्णन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू मार्च 28। मार्च 28 तक एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं एस कृष्णन। किसके? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। ठीक है, ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। उनका अपॉइंटमेंट जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, हमेशा उनके द्वारा ही किया गया है। एंड ही करेंटली सर्व एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बैंक्स बोर्ड। उन्होंने इससे पहले एमडी और सीईओ के तौर पे भी काम किया है पंजाब एंड सिंध बैंक के। एंड आफ्टर हिज सक्सेशन ही टुक चार्ज एज CEO and MD of Tamil Nadu Mercantile Bank also in 2022. Now he is the non-executive chairman of Jammu and Kashmir Bank till 28. जिन भी बच्चों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाओ और ऐप को इंस्टॉल कर लो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अभी क्या अपॉइंट हुए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं IMF के। ठीक है, काफ़ी बड़ी बात है। अब आगे चलते हैं। कितने पीरियड के लिए अपॉइंट हुए हैं? देखो 3 साल के लिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है इनका अपॉइंटमेंट। एंड KV सुब्रमण्यम को इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है of which Patel would now be a member is composed of basically 25 directors that is elected by the member countries or group of countries. पटेल, अगर उर्जित पटेल के करियर की बात करें तो 24th गवर्नर थे। अब पूछना चाहे तो ये भी पूछा जा सकता है कि उर्जित पटेल जो हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें ऐसे करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ही टुक ओथ ऑन इन सितंबर 2016 और इनसे इन्होंने किसको सक्सीड किया था? रघुराम राजन को। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एसेट साइज एक्वायर्ड फॉर अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? NBFC का एक मिनिमम एसेट साइज क्या, रिक्वायर्ड एसेट साइज क्या है? तो दैट इज 500 करोड़। अब ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर क्या है? आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है, उन्हें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फ्रॉम आरबीआई टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो दिस इज द करंट न्यूज। आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड गॉट द अप्रूवल, द आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू वर्क एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये एक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, दिस इज अ crucial step towards diverging the online या digital payment ecosystem. Aditya Birla Digital Capital Digital Limited is to facilitate the digital payment processing services, potentially open up new avenue stream and enhance the company's fintech offering. Online aggregator, as online aggregator जो subsidiary है, they will able to provide the payment services to the merchant and e-commerce platform and they will streamline the transaction, the online transaction. आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की बात करें, लिस्टेड कंपनी है, NBFC है एंड होल्ड करती है फाइनेंशियल सर्विस बिजनेसेस। मिनिमम साइज जो हमने अभी बात की 500 करोड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड स्टार्टअप ब्रांच एट वेयर? भिकाजी कामा पैलेस, दिल्ली में they have started their first dedicated branch. PNB has started the first dedicated startup branch at Bikaji Kama Palace in New Delhi, and this would function as a centralized hub. It offered the advisory services along with the financial one that is designed for startup ecosystem. It was basically inaugurated, or it includes the when the inauguration ceremony happened, it includes dignitaries like Arvind Kumar, Director of Journal of Software Technology Parks of India, and Ashok Chandra, that is PNB's Managing Director and CEO. PNB and STPI have signed MOU also to identify and support promising startups, and STPI
will furnish PNBs with PNB with curated list of incubation onboard and graduated startups. PNB will then extend its specialized banking service to these ventures and facilitate the easier credit, working capital and financial product that is tailored for the early startups company or early stage companies, right? To boost technical cooperation in agriculture and allied sector, इंडिया हैज इंक्ड एन MOU विद विच कंट्री. तो अभी इंडिया ने भूटान के साथ MOU साइन किया है, ठीक है. एंड दिस MOU बेसिकली इज बीन signed to strengthen the cooperation in agriculture and allied sector. It will basically serve as the framework for collaboration in various areas that include agriculture, research, livestock, health and production, post-harvest management, value chain development and exchange knowledge, skill, expertise. This is the first session of joint technical working group that was convened, and if we talk about the key areas of cooperation, it, as we have discussed, it include agriculture, livestock, agriculture market, cooperatives, food processing, seed sector, research and technology, collaboration and capacity building. Two sides have agreed, India and Bhutan have agreed to hold the next joint technical working group meeting in India at a mutual date whenever convenient. ठीक है. Goa will host FIDE World Cup from October 30 to September 27. A tournament offering 3 prestigious spots for 26 candidates and a prize purse of how much? It includes $2 million. ठीक है. कितना? $2 million का प्राइज फंड जो है, प्राइज फंड ऑफ $2 million and 3 prestigious sports would happen, and 206 participants from more than 9 countries will come together. And if we talk about the World Cup, the International Chess Federation Cup that is going to held in Goa and scheduled from 30 October to 27 of November is a biennial knockout tournament feature the world top players, and it is based on the 8-round knockout format, which the top 50 players will begin their campaign from the second round, and it will have 2 classic games followed by rapid and Bills tiebreaker if necessary, if required, obviously. And second time India is hosting this cup, and this cup India hosted the cup in Hyderabad in 2002 जब विश्वनाथ आनंद जो हैं वो चैंपियन बने थे. Since then India is much stronger, as we all know we have many chess players. आगे चलते हैं. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है PSA इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्विजिशन ऑफ एडिशनल हाउ मच स्टेक इन PSA भारत इन्वेस्टमेंट. इट इज बेसिकली 40% ऑफ द स्टेक. ठीक है. एडिशनल 40% जो स्टेक है by PSA Private Limited that is acquired in Bharat in PSA Bharat Investment Private Limited, that is the target one. And proposed combination involves the acquisition of additional 40% shareholdings by the acquirer in the target from the investment limited, that is the seller, that is AIN Investment Limited. PSA India will now holds 100% equity in PSA Bharat Investment, and acquire is a Singapore based investment holding company and a subsidiary of PSA International. Acquire कौन है यहाँ पे? PSA India Private Limited. ठीक है. Acquire holds the investment in the company that are active in the maritime supply chain in India, and the target is also a Singapore based investment holding company, and it holds the investment in India domiciled subsidiary that will provide the container terminal services in India. Coming to next, Akash Tripathi has been appointed as the managing director of Solar Energy Corporation. ठीक है. In August 2025, Solar Energy Corporation जो है of India is a dash company under the aegis of Ministry of New and Renewable Energy. It is a नवरत्ना company. ठीक है. अब डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा कि SECI जो है वो कौन सी कंपनी है. करंट की स्टेटमेंट दे दी क्योंकि ऑब्वियसली हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो न्यूज़ तो है, और फिर पूछ लिया कि
किस तरह की कंपनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि नहीं भी देगा, सिंपली पूछ लेगा कि किस तरह की कंपनी है। तो करंट की अगर बात करें, अगर पूछा जाए कौन अपॉइंट हुआ है एज दी एमडी, राइट, तो आपको पता होना चाहिए आकाश त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी। ही सक्सीडेड संतोष कुमार सारंगी एंड ही हैज कंटिन्यू हिज रोल एज द चेयरमैन ऑफ SECI। कौन? संतोष कुमार, राइट। It is a Navratna Central PSU and under the MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy, and it is designated agency for implementing India's national renewable energy initiative, including the competitive bids for solar, wind, hybrid energy storage, offshore winds, etc. Coming to next, recently Union Cabinet proposed India's bid to host the 2030 Commonwealth Games, naming अहमदाबाद एज द आइडियल वेन्यू और होस्ट। अहमदाबाद बेसिकली चूज हुआ है वेन्यू, ठीक है। एंड अभी जो यूनियन कैबिनेट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो गठित की गई, उसने प्रपोज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बेसिकली सबमिट किया था प्रपोजल, ठीक है, फॉर सबमिशन ऑफ द बिड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम बाय 2030 एंड इट गिव अप्रूवल टू साइन दी host collaboration agreement along with the requirement guarantees from the concerned ministry, department, authority that happened। तो कैबिनेट ने बेसिकली सिलेक्ट किया है अहमदाबाद को एज द होस्ट सिटी, ठीक है, फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। और जो लास्ट डेट थी इंडिया की सबमिट करने की बिड, वो 31 तारीख ही थी। एंड फाइनल डिसीजन जो था, इट विल बी टेकन बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एट इट्स जनरल स्पोर्ट्स असेंबली इन स्कॉटलैंड in November 25। Now Commonwealth Games की बात करें, 72 countries will participate in the game। It's a quadrennial international multi-sport event। पहली बार हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। अब ये भी पूछ सकता है पहली बार कब हुआ था। इंडिया ने कब होस्ट किया था? पहली बार 2010 में होस्ट किया था। और 23वां जो एडिशन हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 23वां जो एडिशन होगा बेसिकली जो शेड्यूल्ड है, 23rd शेड्यूल्ड है, वो होगा 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में, ठीक है, स्कॉटलैंड में होगा, राइट। चलो, ओके, दैट वाज इट फ्रॉम टुडे सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक द सेशन। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।